तो मेरा वो ये है कि जैसे आपने देखा कि लोग हमारे जो आप जानते हैं कि वो इस काबिल है नहीं कि वो अपनी ज़मीनें जो हैं शहरों के अंदर जहाँ बड़े बड़े जो मल्टी कम्प्लेक्सेस बनते हैं या जो गवर्नमेंट कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बनाती है उसमें खरीद सकें। तो मेरा ये एक इशू है, तो हमने इसको डिस्कस किया कि साहब जितनी गवर्नमेंट एडेड और गवर्नमेंट फंडेड, जिसमें गवर्नमेंट का पैसा सीधे तौर पर लगा हो या इनडायरेक्टली लगा हो, जैसे जेडीए है, एसडीए है, हाउसिंग बोर्ड है, जो वो अपनी कॉलोनीज रेज करते हैं, रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों प्लाट बेचते हैं, जहाँ उस पर कोई बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने सर्विसेज में प्रोवाइड की है उतनी कम से कम इनको वहाँ पर देनी चाहिए। ये हमारा उसके अंदर पॉइंट है, क्योंकि वो शहर के अंदर ऐसी एस्टेब्लिशमेंट में वो इस काबिल नहीं है अभी कि वो इसको खरीद सकें, और इससे एक बहुत बड़ा तबका जो है उसका उसमें फायदा हो सकता है। लास्ट पॉइंट जो मेरा है वो ये है कि इन सब चीज़ों को देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट ने 1950s में ही अगेन एक बोर्ड बनाया था जिसका नाम था शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी बोर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। अनफॉर्चुनेटली उसमें जो वाइस प्रेसिडेंट है, उसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, और गवर्नर रूल में वो गवर्नर हो जाते हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाते हैं। लेकिन उसका जो हेड है वो वाइस चेयरमैन होता है, और उसका एक ऑफिस बना है, उसमें ऑफिस सेक्रेटरी हैं उसके, और बाकी स्टाफ वहाँ पर बैठा हुआ है। लेकिन जो बोर्ड है जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ सरकारी मेंबर्स भी हैं और कुछ प्राइवेट मेंबर्स भी हैं, जो लोगों के नुमाइंदे उसके अंदर आते हैं, वो बोर्ड अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ। ये इशू शायद हमारे नोटिस में भी नहीं आते, जहाँ हम इसके ऊपर बात नहीं करते। अगर ये जो आपका शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी बोर्ड बना होता, ये उनकी कारकर्दगी है, ये उनके दायरे इख्तियार में है कि वो इसके ऊपर इन लोगों से रिपोर्टिंग लें। इसके अलावा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, बाकी महकमे भी हैं, लेकिन ये नहीं हुआ। तो आज मेरी ये भी एक दरख्वास्त है कि जो वाइस चेयरमैन की पोस्ट है उसको भरा जाए, ताकि ये जो इश्यूज कुछ हैं जो कि उधर उधर जाते हैं वो उनके पास आए। हमारा भी मैंडेट है, ये जो हमारा भारत दलित सस्ते अकेडमी है, इसका भी मैंडेट जो है, क्योंकि आज आपने जल्दी कहा कि इसमें वो हमारे पास टाइम नहीं है, वरना मैं आपको सिर्फ एक आधी लाइन जो थी उसकी आपको पढ़ के सुनाता। और अगर इसके ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो मेरे इश्यूज हैं वो तो मैंने इसी में बंद कर देता हूँ, लेकिन एक पॉइंट क्योंकि किसी के मन में ये ना रह जाए कि साहब आप क्यों इन इश्यूज को लेके चल रहे हैं, तो इसी सिलसिले में मैं सिर्फ 2 लाइनें पढ़ना चाहूँगा कि जो इसके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं दोनों जगह पे, एक जो हमारा जो स्टेट यूनिट है और जो सेंट्रल यूनिट है, उसमें ये मैंडेट दिया गया है टू रेज वॉइस against the exploitation of depressed society for injustice, inequality, orthodoxy, apartheid, ignorance, and inhuman behavior outside and within the India struggle for their rights. उसका एक इनकम के अलावा मार्क्स का एक क्राइटेरिया था, इसी तरीके से वो आज उन्होंने उसको जो है वहाँ से वो निकाल दिया, बट इनकम क्राइटेरिया अभी तक जो है वो एग्जिस्ट करता है। एक पहला पॉइंट मेरा ये है। तो ये मैं गवर्नमेंट को जो मेरा ये एड्रेस है आपके ज़रिए मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि साहब इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें और इसको वो रिमूव करें। दूसरा इशू जो है मेरा वो आज ये है कि जब बच्चे पढ़ जाते हैं तो फिर वो रिक्रूटमेंट के लिए दर होते हैं, और रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने बनाई है, लेकिन वो रिजर्वेशन अनफॉर्चुनेटली पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होती। और जब हो जाती है, जो बच्चे, जो हमारे स्टूडेंट, जो हमारे अफसर बन जाते हैं, जो हमारे कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, फिर उसके लिए एक प्रमोशन के एवेन्यूज हैं जो कि गवर्नमेंट रूल्स के अंदर प्रोवाइडेड हैं, और उसमें एक रोस्टर पॉइंट बना है कि जिसके ऊपर हमारे बच्चे, जो हमारे जो भाई बहन जो सिलेक्ट हो जाते हैं, उनको प्रमोशन मिलती जाएगी। देखा ये गया है कि वो प्रमोशन टाइमली इफेक्ट नहीं होती है। उसका रिजल्ट यही है, वो आप लोग हमेशा जानते हैं कि आपके साथ कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहती हैं और उसके ऊपर वो इशू एक जो है वो बना रहता है। मेरी दरख्वास्त यही है कि साहब इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और प्रॉपरली इसको मॉनिटर किया जाए।
जो मेरा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि साहब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, वो सब आप आई एम श्योर कि आप लोगों ने उसके ऊपर कभी काम किया होगा, नहीं किया होगा तो मैं चाहूँगा आप उसके ऊपर काम करें कि जो जम्मू प्रोविंस में पर्टिकुलरली जब ये एक इवैक्यूज प्रॉपर्टी होती है कि जो लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए, उनकी ज़मीनें यहाँ पर बच गई, उनके मकान जहाँ पर कुछ रह गए, वो मकान और ज़मीन लोकल अलाटीज को मिली। लोकल अलाटीज का मेरा मतलब सिर्फ शेड्यूल कास्ट नहीं है, बल्कि हर जाति के लोग थे जिन्होंने उस ज़मीन को उस वक्त उसकी अलाटमेंट हुई। ये 50s के दौरान की बात है, 1950s के दौरान की बात है। और वही लैंड बाद में जो उन्होंने जब इनसे कुछ लोगों ने लोकल अलाटीज ने उसको डेवलप किया, तो बाद में जो रिफ्यूजीज आए हमारे, वो भी हमारे भाई बहन थे। कुछ पीओके से आए, कुछ हमारे शम्प जोड़ियों से आए, कुछ 65 में आए, कोई 1971 में आए। तो वो जमीन उनको कुछ तो ये उनको दे दी गई जो इनके पास थी, कुछ जमीन इनको अलग से दे दी गई। मुझे उसमें कोई इतराज नहीं, बहुत अच्छा, हमारे भाई बहन जैसे मैंने पहले कहा उनको रिहेबिलिटेट करना था। लेकिन हुआ क्या है, आस्ता आस्ता गवर्नमेंट ने तरह तरह के कानून बनाते बनाते जो रिफ्यूजीज आते गए उनको उस जमीन के मालकाना हक मिलते गए। आस्ता आस्ता पहले उनको एक ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स राइट दिए, फिर उनको जो है उसको मालकाना हक दिए। लेकिन जो लोकल अलाटीज हैं जिसमें हर किस्म के लोग शामिल हैं, खाली शेड्यूल कास्ट नहीं, मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, जिसमें यहाँ के जट जो लोकल जट हैं, आपने उनका नाम सुना होगा, जहाँ और राजपूत हैं, कुछ सिख हैं, ये दोनों कैटेगरी के जो लोग हैं इनको उसके ऊपर कोई मालकाना हक नहीं मिला। मालकाना हक ना मिलने की वजह से आप समझ सकते हैं, ना तो ये ज़मीन को मार्केट कर सकते हैं, ना उसको बेच सकते हैं, ना उसको एलिनेट कर सकते हैं और ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ तक उसके ऊपर कंडीशन है कि इसके ऊपर वो इम्प्रूवमेंट भी नहीं कर सकते। मेरा इशू है ये है कि यहाँ आए दिन आप लोगों की रिपोर्ट भी आती रहती हैं और लोग हमसे भी मिलते रहते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट पर्टिकुलरली दलित्स के ऊपर अत्याचार होते रहते हैं। 3 किस्म के हुए हैं जो आपने भी रिपोर्टिंग की है, बड़ी बड़ी हाई। मुझे एक बार बड़ा दुख भी लगा था सुन के कि यहाँ तक एक सोशल बाइकाट भी हुआ कहीं। कुछ ज़मीनों के ऊपर इनकी जो है छोटे मोटे जो इनके पास अलाटेड लैंड है उसको भी किसी ने कैप्चर कर लिया। कहीं इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गई, यहाँ तक के जो हैंड पंप होता है वहाँ से पानी भरने को भी रोका गया। उसी सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने, हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर हमने बहुत साल इसमें काम किया है, लेकिन कभी इतने ज़्यादा केसेस हमने रिपोर्ट नहीं हुए। बट आस्ता आस्ता मैं नहीं समझ सकता कारण क्या हो रहा है, कुछ केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। उसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया था, एट्रॉसिटीज एक्ट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एट्रॉसिटीज एक्ट। ये 2016 में अमेंड किया द्वारा, उसके तहत केसेस जो है वो रजिस्टर होते हैं और उस केस में डीएसपी लेवल के नीचे कोई आदमी उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता और उसमें जो शिकायत होगी उसी को एफआईआर सबर किया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो मुझे रिपोर्ट मिली है वो 72 केसेस अभी तक यहाँ पर रजिस्टर हुए हैं। हालांकि केस बहुत आए हैं जो आप लोग रिपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन कन्विक्शन एक भी नहीं हुई। कि ये जो भारतीय सत्य दलित साहित्य अकेडमी बनी है, इसमें जो शेड्यूल्ड कास्ट के इश्यूज हैं, जो उनके राइटर्स के इश्यूज हैं, उसको थोड़ा सा उजागर करने के लिए मैंने आज जो है ये बुलाई है। तो मैंने आज आपके लिए सिर्फ 6 पॉइंट जो हैं वो मैंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपको यहाँ पे बोलने हैं। उसका प्रेस नोट मैंने यहाँ बनाया हुआ, वो आपको सर्कुलेट जहाँ तो हो गया होगा, अभी 2 मिनट में हो जाएगा। पहला इशू जो है वो मैंने बच्चों के ऊपर लिया है कि हमारे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं जिनको कि स्कॉलरशिप मिलता है, जो गरीब बच्चे हैं उनका है इशू कि उनको स्कॉलरशिप इस वक्त नहीं मिल सकता। क्यों कि उसके मतलब उसके ऊपर एक लिमिट लगी है कि अगर आपकी आमदनी 2.5 लाख से ज़्यादा है पर एनम गार्जियन की और पेरेंट्स की, तो फिर वो स्कॉलरशिप लेने के लिए उनको नहीं मिलेगा, वो स्कॉलरशिप लेने के लिए हकदार नहीं है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि 2.5 लाख की आमदनी इस वक्त एक मजदूर जो होगा उसकी भी उससे ज़्यादा हो जाएगी।
अगर वो ज़्यादा हो जाती है तो वो स्कॉलरशिप ले नहीं सकता। जब वो स्कॉलरशिप ले नहीं सकता, गरीब आदमी है, तो वो स्कूल में जा नहीं सकता। इसके अलावा और भी 2-3 चीज़ें इसमें डाली हुई थी